Hello guys, welcome to the Simple Electrical channel. So today we will discuss the remaining questions of ESPCL Junior Engineer Electrical 2019 paper. In the first video I have discussed till question number 33. So if you have not watched the video, do watch the video, link is in the description. So let's start with our question number 34. As you see, questions with answer is displayed on the right hand side of the video. So question number 34 says a measure is an instrument that gives the reading in the, so the answer is ohm. measure जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रीडिंग किसके अंदर देता है, ओम. या फिर आप ऑसिलोस्कोप का भी यूज कर सकती हैं, ठीक है, किसको, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज. ठीक है, ओम को मेजर करने के लिए हम मेगारेल का यूज करते हैं, वोल्ट को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर, और एम्पेयर को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 35 सेज इन अ पावर ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस अकर्स इन द. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर ट्रांसफॉर्मर में कितने तरह के लॉसेज होते हैं. ठीक है, तो जो कॉपर लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस, एक होते हैं आयरन लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. तो पावर ट्रांसफार्मर में ये तीन लॉसेज होते हैं. सो द कॉपर लॉस अक्कर इन द क्वेश्चन में कॉपर लॉस पूछा, तो कॉपर लॉस किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग. ये किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग. क्लियर है इतनी बात. तो ये किसके अंदर होंगे, ये वाइंडिंग्स के अंदर होंगे. और जो आयरन लॉस होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, इट अक्कर्स इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोर. अगर हमें पूछा गया होता है कि आयरन लॉस किसके अंदर होते हैं, तो आयरन लॉस कोर के अंदर होते हैं. ठीक है, कोर के अंदर दो और लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस. एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस. क्लियर है इतनी बात. जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं, इट अकर्स इन द इंसुलेटिंग ऑयल. जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, इंसुलेटिंग ऑयल के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो लॉस होते हैं वो अक्कर करते हैं. क्लियर है इतनी बात. तो क्वेश्चन नंबर 36 सेज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज. सो इसका तो आपको सबको पता होगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर के अंदर कब हमें मिलती है, जब हमारा आयरन लॉस होता है इक्वल टू कॉपर लॉस. सो द पी आयरन लॉस इज इक्वल टू द पी कॉपर लॉस. क्लियर है इतना. तो क्वेश्चन नंबर 37 सेज बुकल्स रिले इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी रिले का यूज करते हैं, बुकल्स रिले का. तो बुकल्स रिले क्या करती है, इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनर फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर. जो ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट्स होते हैं, कौन से फॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गए. सपोज करो जो हमारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे होंगे, या तो वाइंडिंग्स जो होती हैं हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हम यूज करते हैं, उसकी वाइंडिंग्स की जो वायर्स होती हैं आपस में मतलब कनेक्ट हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट. ठीक है, शॉर्ट सर्किट ऑफ अ वाइंडिंग्स होगी. ठीक है, तो उसको, उस चीज को हम क्या कहेंगे, इनर टर्न फॉल्ट. ठीक है, इनर टर्न फॉल्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि जो वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ये सपोज करो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसको ऐसे करके हमने वायर वाइंडिंग करी होती है, ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी. सपोज करो ये हमारी दो वाइंडिंग्स कनेक्ट हैं. कैसे, मैं बताता हूं आपको क्लियरली. ये हमारी वन वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंड वाइंडिंग. क्लियर है, ऐसे करके हमारा ट्रांसफार्मर कुछ बना हुआ है. तो ये दोनों वाइंडिंग्स होंगी, जो ये और ये टर्न होगा, दिस एंड दिस टर्न. अगर ये दोनों टर्न आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइंडिंग्स को इनर टर्न फॉल्ट. इस फॉल्ट को क्या कहते हैं, इनर टर्न फॉल्ट. तो बुकल्स रिले इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है. आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, इनर टर्न फॉल्ट. तो उसका मतलब क्या होता है कि दो वाइंडिंग्स आपस में अगर कनेक्ट हो जाए तो उसको हम इनर टर्न फॉल्ट कहते हैं. और अर्थ फॉल्ट के लिए हम कौन सी रिले का यूज करते हैं, फोर्थ ऑप्शन, अर्थ फॉल्ट के लिए हम अर्थ फॉल्ट रिले को ही यूज करते हैं, अर्थ फॉल्ट रिले. क्लियर है. तो क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ द एनी लॉजिक गेट. तो इसमें पूछा है कि कौन सा गेट है जिससे हम और बाकी सारे कोई भी गेट बना सकते हैं. तो आपको पता होगा नॉर एंड नैंड गेट आर द यूनिवर्सल गेट. ये दो गेट्स होते हैं जो यूनिवर्सल गेट होते हैं. यूनिवर्सल मीन्स जो जिससे हम कोई भी गेट बना सकते हैं. क्लियर है. तो दोनों ऑप्शंस में आप चेक कर लेना,
तो NAND गिवन है, तो NAND इज आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल एज अ बूस्टर। बूस्टर के लिए हम कौन से डीसी जनरेटर की टाइप को यूज करते हैं? तो ये मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो देखो, पहले जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर इज यूज फॉर द बूस्टर। उसके बाद शंट जनरेटर। जो शंट जनरेटर होता है ना, शंट जनरेटर, ठीक है, ये यूज होता है जनरल लाइटनिंग पर्पस के लिए। जनरल लाइटनिंग पर्पस के लिए, जो नॉर्मली हम लाइटनिंग करते हैं घरों के अंदर, उसके लिए जो हम जनरेटर का यूज करते हैं वो शंट जनरेटर होता है। या फिर चार्जिंग बैटरी, चार्जिंग बैटरी, इसकी बैटरी मोबाइल की पोर्टेबल बैटरी, मोबाइल की नहीं, पर चार्जिंग बैटरी के लिए यूज होता है। क्लियर है? तो ये किसके लिए है? हमारा शंट जनरेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर जो होगा हमारा, इट इज यूज फॉर द हैवी पावर सर्विसेज। जो कंपाउंड जनरेटर होता है हैवी पावर सर्विसेज के लिए इसको यूज किया जाता है, हैवी पावर सर्विसेज। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो कांस्टेंट वोल्टेज की प्रॉपर्टी होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये, इट हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात? और नेक्स्ट किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर ड्राइविंग अ मोटर। इट इज यूज फॉर ड्राइविंग अ मोटर। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द ऑल्टरनेटर ऑपरेट्स एट द डैश द फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज। तो आपको पता होगा अल्टरनेटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर, नेक्स्ट इज रोटर। तो स्टेटर को हम क्या देते हैं? एसी सप्लाई देते हैं, और रोटर को क्या देते हैं? डीसी सप्लाई। और स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर का ही क्वेश्चन पूछा है ना। तो एसी सप्लाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डीसी सप्लाई। सो एसी वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डीसी वोल्टेज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। एनर्जी मीटर इज कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एनर्जी मीटर। ये क्वेश्चन ना पहले भी पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिकल के जो भी एसएससी के पेपर हुए हैं, यूपीसीएल के पेपर हुए हैं, उसके अंदर पेपर के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है एनर्जी मीटर वाला। तो एनर्जी मीटर इज अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल आप देख लीजिए। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी एग्जांपल है टेंजेंट वोल्ट मीटर। और जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं नंबर्स को, मतलब जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं वोल्टेज या करंट को, नंबर्स के अंदर जो इंडिकेट करते हैं कि कितने एम्पेयर है, 1 2 3 4 5, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? विच रिकॉर्ड द रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। विच रिकॉर्ड रीडिंग एंड डिस्प्ले, जो रीडिंग्स को रिकॉर्ड करें और डिस्प्ले करें किस फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या है? इसकी एग्जांपल क्या है? ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। फॉर अ सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर एन नंबर ऑफ टाइम्स, इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत सारी गलती करी हुई है, क्योंकि उसने पूछा कि अगर हम वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर को एन टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और एन नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज होगा या एन नंबर ऑफ टाइम डिक्रीज होगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला देखेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V डॉट आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो ये पावर जो है कंडक्टर में फ्लो जो जब करती है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। पावर फ्लो इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? चाहे आप इस फॉर्मूले से देख लो, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला भी होता है पावर का। पावर जो होती है वो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और इस केस में पावर जो है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इन दोनों से हम क्या ड्राइव कर रहे हैं? V इज डिपेंड अपॉन द वोल्टेज ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक है, तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से? रो एल बाई रेजिस्टेंस, दैट इज ए एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सो
हमें इससे क्या मिला, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ अ कंडक्टर। अगर वोल्टेज को हम n टाइम्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा n नंबर ऑफ टाइम्स। सो एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ एरिया बाय n टाइम्स। तो मोस्टली बच्चों ने यहाँ क्या करा है, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करके आए हैं, जबकि जो हमारा वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस की से हमें जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमने फॉर्मूला ड्राइव करा तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्लियर है इतनी बात। जैसे कि वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा n टाइम्स में, तो एरिया हमारा डिक्रीज होगा n टाइम्स में। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 43, इफ द फ्लक्स ऑफ अ डीसी मोटर अप्रोचेस अ जीरो, इट्स स्पीड विल बी। सो डीसी मोटर में जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, पहले तो वो देखेंगे। जो डीसी मोटर में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स इनटू ओमेगा, विद ओमेगा इट स्टैंड्स फॉर 2 पाई ns बाय 60, वेयर ns इज अ स्पीड ऑफ अ मोटर। क्लियर है इतनी बात। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई इंटू ns। क्लियर है। तो ns से हमें यहाँ क्या फॉर्मूला मिलेगा, ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E डिवाइडेड बाय फ्लक्स। सो फाई इज अ फ्लक्स, E इज अ बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ, एंड फाई इज अ फ्लक्स। ठीक है। तो अब हम क्या मान के चल रहे हैं, जो हमारा ईएमएफ है वो कांस्टेंट है, तो n जो स्पीड होगी मोटर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, फ्लक्स के। अगर हम क्या बोल रहे हैं, इफ द फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर अप्रोचेस जीरो, अगर ये जीरो होगी तो 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। So the speed of the DC motor will approach infinite. So first option is correct. So next question is merge price protection scheme is one from the, so merge price protection scheme सबसे पहले कहाँ यूज होती है, it is used to protect the transformer for the internal short circuit fault। जो ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम का यूज करते हैं। सो इट इज अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, इट इज अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। सो x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y, इसका हमें आंसर ड्राइव करना है। सो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, x इंटू एक्स बार कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। सो आपको पता होगा ये जो प्रॉपर्टी होती है, जब सपोज करो हमने x को मल्टीप्लाई करा x से, तो हमें क्या मिलेगा x। अगर x बार को मल्टीप्लाई करेंगे x बार से, तो हमें क्या मिलेगा x बार। क्लियर है इतनी चीज। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, x बार मतलब कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट y। इन दोनों में से x कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेंगे 1 प्लस y। अब आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होगी कि किसी भी चीज को 1 में ऐड करेंगे, 1 प्लस एक्स हो, 1 प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाए, हमें आंसर क्या मिलेगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा x। सो आवर ऑप्शन नंबर सॉरी, ये x का कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी ये x का कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो ये दोनों में से x कॉम्प्लीमेंट कॉमन आया तो x का कॉम्प्लीमेंट हमें जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर नीड्स। तो सिंक्रोनस मोटर आपको पता होगी जो कि कांस्टेंट स्पीड के ऊपर रन करती है। तो सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों होते हैं, रोटर एंड स्टेटर। तो जो हम देते हैं, रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं और स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं। जो रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं वो क्या बनाती है, नॉर्थ और साउथ पोल बनाती है रोटर के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और जो एसी सप्लाई देते हैं हम स्टेटर को, ये क्या बनाती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो हम कौन सी कितनी सप्लाईज का यूज कर रहे हैं, 2 सप्लाई का, एसी एंड डीसी बोथ। तो दोनों ही ये जो सप्लाई होती है 3 फेज सप्लाई होती है, और जो डीसी सप्लाई होती है वो भी हम रोटर को देते हैं। तो दोनों सप्लाई हम सिंक्रोनस मोटर के अंदर देते हैं। ठीक है। ये जो डीसी सिंक्रोनस मोटर होती है मोस्टली कॉस्टली होती है, इसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो जो आप फिगर देख रहे हैं, सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें भी बच्चों ने मोस्टली गलती करी हुई है। जो ये हमारी फिगर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस 4 ओम का, इधर से करंट फ्लो हो रहा है I2। ठीक है। ये 40 वोल्ट हमारा वोल्टेज सोर्स, ये भी 40 वोल्ट हमारा वोल्टेज सोर्स। जब भी देखना, आप हमेशा ध्यान रखना, जब एक ही लूप के अंदर दोनों वोल्टेज सोर्स ऑपोजिट हो
मतलब सपोज करो यहाँ से अगर हम E1 यहाँ से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो -40, अभी हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे I1 R1 को, अब हम सीधा सिंपली इसको कंसीडर कर रहे हैं E1 प्लस E2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से -40 जाएगा लूप लगा के इसके अंदर, प्लस E2 हो जाएगा 40। मतलब ये जो वोल्टेज हो रही है वो तो 0 वोल्ट बन रहा है एक ही लूप के अंदर। अगर वोल्टेज ही नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? पहले आप ये देखो, अगर किसी लूप के अंदर आप सपोज कर लो, मोस्टली बच्चों ने क्या करा होगा, -40 प्लस I1 2 ओम इंटू 2 माइनस I2 इंटू 4 ऐसे करके लगाया होगा, प्लस 40 इजिकल टू 0, जिससे उनका आंसर क्या आया होगा, I1 इजिकल टू 2I2। जबकि ये गलत है, क्योंकि आपको कॉमन सेंस यहाँ यूज करनी है। अगर एक ही लूप के अंदर दोनों वोल्टेज सोर्स कैंसिल हो रहे हैं तो 0 वोल्टेज है तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो कब करता है, जब हमारा वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो। विदाउट वोल्टेज सोर्स हमारा करंट तो मूव ही नहीं करेगा, मतलब फ्लो ही नहीं करेगा लूप के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, नो करंट फ्लो इन द लूप। So question number 49, the direction of rotation of a DC motor can be determined by the Fleming left hand rules। मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल के बारे में, कि जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो मोटर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है और जो राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के ऊपर और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मोटर के ऊपर। Which of the next question number 50, which of the following is a client server protocol for transmitting files between the computers over internet over the TCP/IP connections। तो ट्रांसमिटिंग फाइल्स की बात कर रहा है बिटवीन द कंप्यूटर्स, तो ये जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा, FTP, क्योंकि FTP स्टैंड्स फॉर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और किसकी बात कर रहा है, फाइल्स की बात कर रहा है कि फाइल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है बिटवीन द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो FTP, HTTP क्या की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो ये किसके लिए यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर द, ये जो HTTP है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है बिटवीन द क्लाइंट्स एंड सर्वर। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है किसके बीच में, बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। तो SMTP क्या होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम अपने सपोज करो कंप्यूटर से ईमेल भेजते हैं किसी दूसरे के कंप्यूटर पे, तो वो ईमेल जो होती है वो किसके प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है, वो SMTP के थ्रू जाती है। क्लियर है? तो HTTPS एक है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सारा कुछ सेम है। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। आपने अगर आप ब्राउज करते हो तो अगर आपने ऊपर देखा होगा वेब पेज का एड्रेस, जो भी आप एड्रेस खोलते हो, लिंक खोलते हो, उसके आगे लिखा होता है HTTPS। अगर S लिखा हुआ है दैट मीन्स वो जो साइट है वो सिक्योर है ओपन करनी। अगर वो HTTP होगा तो वो जो साइट होगी वो सिक्योर नहीं होगी, वो रिस्क दे सकती है या वायरस आ सकता है उस साइट से। आप ऊपर देखोगे जब भी आप वेब ब्राउजर में लिंक खोलोगे तो कई साइट्स के आगे S लगा होता है और कई साइट्स के आगे S नहीं लगा होता। तो सिक्योर क्या मतलब क्या है कि इट इज यूज टू सिक्योर द कम्युनिकेशन, मतलब ये इंफॉर्मेशन को भेजता है और वो सिक्योर करता है इंफॉर्मेशन को। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज डिटरमाइंड बाय द, मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस जो होती है वो कौन से टेस्ट से डिटरमाइंड होती है, वो ओपन सर्किट टेस्ट से डिटरमाइंड होती है, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। और ये LV साइड पे होता है ट्रांसफार्मर की। क्लियर है इतनी बात? सो इट इज परफॉर्म्ड ऑन द LV साइड, लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। और हाई वोल्टेज जो साइड होती है वो क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है। जो सेकेंडरी साइड ओपन होगी, लो वोल्टेज साइड क्लोज होगी, ऐसे समझ लो। तो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होगा वो किसके लिए होता है, लीकेज इंपीडेंस को डिटरमाइन करने के लिए, लीकेज डिटरमाइन द लीकेज इंपीडेंस। लीकेज इंपीडेंस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन द, सबको पता फ्यूज वायर पैरेलल में कनेक्ट होती है, सीरीज में, जल्दी से बताओ, फ्यूज वायर सीरीज के अंदर कनेक्ट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू द फेरेंटी इफेक्ट में बी
अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन फ्रंटी इफेक्ट की वजह से पूछा, तो सबसे पहले हमें फ्रंटी इफेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है फ्रंटी इफेक्ट। तो फ्रंटी इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा वोल्टेज रिसीविंग एंड पर ज्यादा हो जाए, किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से, देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, तब हम उसे क्या कहते हैं, फ्रंटी इफेक्ट। रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है हमारा ज्यादा हो जाए सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तब हम उसे फ्रंटी इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो और वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का अगर आपको फॉर्मूला पता है, वी सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस वी रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी रिसीविंग एंड। अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव में है, डेट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। क्लियर है। तो वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू द फ्रंटी इफेक्ट इज नेगेटिव, क्योंकि रिसीविंग एंड वोल्टेज जब ज्यादा हो जाएगा तो छोटी में से जब बड़ी रकम को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सपोज करो ये 4 है, ये 2 है, तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा ना। तो जब हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस है, जल्दी से इसे भी देखते हैं। So a moving coil gives the full scale deflection with a 15 milliampere. Full scale deflection जो हमें क्या दे रखी है, full scale deflection 50 milliampere, मतलब 15 into 10 raised to power -3 ampere, ठीक है। And a resistance of 5 ohm. Resistance 5 ohm दे रखी है। The value of the resistance in parallel means in shunt to enable the resistance टू enable द इंस्ट्रूमेंट टू रीड अप टू द 1 एम्पेयर, मतलब जो हमें रीडिंग चाहिए वो 1 एम्पेयर की रीडिंग चाहिए। क्लियर है इतनी बात, 1 एम्पेयर की रीडिंग चाहिए, ठीक है। और हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट है हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वो 15 मिली एम्पेयर है। रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर शंट फाइंड आउट करना है। तो आर शंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर जो हमें ऑलरेडी गिवन है इंटू, so R into 1 by m minus 1, where m stands for I by I रीडिंग जो हमें रीड करना है, जितना करंट हमें चाहिए, और I ओवर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सो I रीडिंग कितना है, 1 एम्पेयर, और 15 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पेयर। तो ये 10 रेज टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 1000 ओवर 15। क्लियर है। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1000 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 1। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद यहां देखना 5 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15, तो 5 डिवाइडेड बाय 975, ये 15 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा सॉल्व करके 0.076 ओम। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, आर शंट और आर पैरेलल, दोनों एक ही बात है। क्लियर है। तो आर शंट एंड आर पैरेलल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इन अर्थिंग सॉल्ट चारकोल आर मिक्स्ड विद द सॉइल। सबको पता है कि सॉइल के अंदर जब हम चारकोल और साल्ट को मिक्स करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, टू डिक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सॉइल। सो सबको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। अगर रेजिस्टिविटी सॉइल की ज्यादा होगी तो डेट मीन्स रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और फॉल्ट अक्कर हो गया हमारे, सपोज कर लो किसी इक्विपमेंट में फॉल्ट अक्कर हो गया और हमने उसको ग्राउंड कर रखा है, और ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा फॉल्ट करंट क्या होगा, वो ग्राउंड में फ्लो नहीं करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कोई और पाथ लेगा और किसी और पाथ से फ्लो करेगा, हो सकता है वो हमारे इक्विपमेंट को फेल भी कर सकता है। तो इसकी वजह से हमें इसके रेजिस्टेंस को लो रखने के लिए इसकी रेजिस्टिविटी को लो करना पड़ता है। तो उसके लिए हम साल्ट एंड चारकोल का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है करंट ऑलवेज फॉलोज द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट रिएक्टर आर नीडेड टू ब्रिंग डाउन द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट द लाइट लोड। सो मैं आपको 4 बातें यहां बताने जा रहा हूं। एक तो है शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। सीरीज रिएक्टर कभी भी पूछे जा सकते हैं, और सीरीज कैपेसिटर, ये चारों चीजें जो हैं इसके आप नोट कर लेना कब कब यूज करते हैं। तो शंट रिएक्टर का आपको पता है, इट इज यूज टू ब्रिंग डाउन द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट द लाइट लोड, ठीक है। अब जो इसका एक और यूज है कि इट इज यूज्ड फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम शंट रिएक्टर को यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अब जो सीरीज कैपेसिटर है हमारा, सीरीज कैपेसिटर, इट इज यूज टू कंपनसेट
इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। इट इज यूज टू कंपनसेट द इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी है और कैपेसिटी है दोनों इंप्रूव मतलब इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज। क्लियर है। सीरीज कैपेसिटर, शंट रिएक्टर। अब हम देखेंगे सीरीज रिएक्टर। सीरीज रिएक्टर क्या है? एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर है। इट इज यूज टू लिमिट द करंट, करंट लिमिटिंग रिएक्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा क्या है? शंट कैपेसिटर। शंट सॉरी ये नहीं, ठीक है, एक मिनट। ये जो शंट रिएक्टर था ना, ये इसका पावर फैक्टर नहीं इंप्रूव करता, शंट कैपेसिटर इंप्रूव करता। सॉरी, पावर फैक्टर इंप्रूव कौन करता है? शंट कैपेसिटर। तो शंट कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द 36 into 10⁵ जूल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। द करंट इन द इंडक्टिव सर्किट इज 10 एम्पियर एंड पावर फैक्टर इज 0.866 cos फाइव। जो हमारा पावर फैक्टर है वो कितना दे रखा है? 0.866। एंड जो हमारा इंडक्टिव सर्किट में जो करंट दे रखा है, जो ये आई है, वो कितना दे रखा है? 10 एम्पियर, ठीक है। तो पावर फैक्टर से हम एंगल निकालेंगे। फाइव इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.866। एंगल क्या निकलेगा कैलकुलेटर से? 30 डिग्री। क्लियर है। और आपको पता है इंडक्टिव सर्किट में जो हमारा करंट होता है ऑलवेज लैगिंग होता है। तो लैगिंग करंट के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको? फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 10 - 30, क्योंकि लैगिंग को हम नेगेटिव के साथ डोनेट करते हैं। एंगल को डोनेट करना नेगेटिव के साथ, तो लैगिंग है। आई इज ऑलवेज लैगिंग इन द इंडक्टिव सर्किट। सिंपल आंसर थे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, जस्ट कॉमन सेंस की जरूरत थी, थोड़ा सा ज्यादा डीप में फॉर्मुलाज नहीं लेके जाने थे। तो क्वेश्चन नंबर 59, a 10 kilowatt ampere 500 divided by 100 volt transformer has a resistance referred to the primary is 0.3 ohm. The equivalent resistance of a transformer referred to the secondary। तो प्राइमरी को सेकेंडरी साइड पे, प्राइमरी रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड पे रेफर करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर प्राइमरी रेफर टू द सेकेंडरी साइड, या R1 रेफर टू द सेकेंडरी साइड 2, ऐसे हम लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा प्राइमरी रेजिस्टेंस है आर प्राइमरी divided by k square, where k stands for number of turns of high voltage over number of turns of low voltage, which is directly proportional to the V high voltage over V low voltage। और कितना दे रखा है हमें? 500 divided by 100, तो k क्या आ गया हमारे पास? 5। क्लियर है इतनी बात। और R प्राइमरी हमें दे रखा है कितना? 0.3 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 25। तो अगर आप देखोगे इसका आंसर सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको? 0.012 ओम। 0.012 ओम। क्लियर है इतनी बात। इसको सॉल्व करना आता है या बताऊं? तो 0.3 डिवाइडेड बाय 25 को कैसे लिखेंगे? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100, 25 को ऐसे लिख सकता हूं 100 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 को आप जब 100 से डिवाइड करोगे 25, तो 100 नीचे लिख दिया, 4 ऊपर लिख दिया। ये 0 यहां गया, 4 3 12, 12 बाय 1000, तो 0.012। क्लियर है इतनी बात। तो जो हमारा आंसर है उसको भी हमने सिंपल कैलकुलेट करना, कोई डिफिकल्टली नहीं है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्वेश्चन नंबर 60, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनालॉग डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सो क्वेश्चन नंबर 61 से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सी लैंग्वेज इज फॉल्स। ठीक है। तो बोथ इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर एक्जैक्टली द सेम रेंज ऑफ वैल्यूज। पहले तो इसको देखते हैं। तो इंटीजर जो वैल्यूज होती है उसके अंदर कौन सी वैल्यूज आती हैं? एक तो 0 और पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। पॉजिटिव नंबर्स कह लो, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स को हम कंसिडर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। मतलब 0 और 1 2 3 4 लेकर ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं। और अनसाइंड इंटीजर के अंदर हम किसको कंसिडर करते हैं? सॉरी, ये अनसाइंड की वैल्यू है, ये अनसाइंड इंटीजर की वैल्यू है। अनसाइंड इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। और जो इंट की वैल्यू होती है इसके अंदर हम किसको कंसिडर करते हैं? नेगेटिव को भी, पॉजिटिव को भी और 0 को भी। क्लियर है। तो इसकी रेंज क्या बनेगी? मतलब माइनस से लेकर 0 फिर पॉजिटिव, और इसकी रेंज क्या होगी? 0 से पॉजिटिव तक। ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या ये सेम रेंज की वैल्यूज को
होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेम रेंज की वैल्यूज को स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, जबकि साइंड इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है। क्लियर है? तो ये तो पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट, अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज कैन नॉट डिक्लेयर्ड एज लॉन्ग डबल। सो वेरिएबल्स कौन से होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? वेरिएबल्स ऐसे करके जब हम लिखते हैं इंट एक्स, फ्लोट एफ, ऐसे करके जब हम लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है? तो वेरिएबल्स के अंदर हम लॉन्ग डबल भी लिखते हैं। सपोज कर लो ये लॉन्ग ए, लॉन्ग बी, लॉन्ग लॉन्ग बी, लॉन्ग डबल सी। क्लियर है? तो ये भी हमारे तीनों क्या वेरिएबल्स हैं, जबकि ए और बी जो हैं, इन दोनों के अंदर ए और बी ये किसके लिए यूज की जाते हैं? टू स्टोर द इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम जीरो को, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों नंबर कंसिडर होते हैं। ठीक है? और जो ये सी होगा ये किसको स्टोर करेगा? ये फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करेगा। इट इज यूज टू स्टोर द फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर कौन से होते हैं? जिनके अंदर हम डेसिमल पॉइंट को कंसिडर करते हैं, जैसे 2.2। तो ये 2.2 जो है ये फ्लोटिंग नंबर है, तो फ्लोटिंग नंबर को सी भी स्टोर कर सकता है, सी स्टोर करेगा, और ए और बी सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स, क्योंकि लॉन्ग डबल भी हम वेरिएबल के अंदर कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ACSR कंडक्टर इज यूज टू। तो ACSR कंस्ट्रक्शन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। क्लियर है? सो प्रोवाइड द एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रैश रैक, फोर बे, सर्ज टैंक, स्पिल वे आर द टर्म्स इन्वॉल्व विद द। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पार्ट्स हैं। अगर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स पढ़ा होगा तो उसमें आप ये पार्ट्स देख सकते हैं। तो 64 क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर विद फुल स्केल करंट। तो आई फुल स्केल जो है, ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आए हैं, एक वो रेजिस्टेंस शंट वाला और ये वाला, दो क्वेश्चन आए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर से। 10 मिली एम्पेयर डिप्लोमा का सब्जेक्ट है ये। तो 10 मिली एम्पेयर का आई फुल स्केल करंट है, रेजिस्टेंस कितना है? 1000 ओम का। मल्टीप्लाइंग पावर पूछ रहा है, मल्टीप्लाइंग पावर मीन्स एम पूछ रहा है ये। ठीक है? और आर शंट दिए रखा है हमें कितना? 100 ओम। तो आर शंट का जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे, आर शंट इज इक्वल टू द आर इंटू 1/m-1। तो आर शंट 100, आर कितना दे रखा है? 1000 डिवाइडेड बाय m-1। m-1 इधर जाएगा, इज इक्वल टू द 1000 डिवाइडेड बाय 100, m-1 इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 10 + 1 11। सो आंसर इज आवर 11। क्लियर है इतनी बात? So next question, question number 65. A magnetizing force of 800 ampere turns per meter will produce a magnetic flux density of. So H की वैल्यू हमें, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू दे रखी है 100 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। हमें B की वैल्यू पूछ रहा है। B की वैल्यू की यूनिट क्या होती है? सबसे पहले वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि B की यूनिट क्या होती है? क्या यूनिट होती है? म्यू नॉट, सॉरी, B का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? म्यू H। क्लियर है? म्यू एच, म्यू नॉट एच। मैंने आपको बताया था म्यू नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल, फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्लियर है? तो इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 4.2 10⁻⁻⁻⁷ एच हमें गिवन है 800। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? 10057 इंटू 10⁻⁻⁷। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जीरो को हटाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिली वेबर। 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 मिली वेबर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड एक्ट एज अ। सो द ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो नो लोड के ऊपर कैसे एक्ट करती है? इट एक्ट एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों एक ही चीज है, सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। सो ये जो इसका जो, इसमें आप एक चीज को और ध्यान रखना, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग इन नेचर होता है। कैपेसिटर है तो लीडिंग इन नेचर ऑटोमेटिकली होगा। अगर अंडर एक्साइटेड आ जाए तो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैसी उसका पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिफिकल्टी ऑफ रेडियल सिस्टम कैन ओवरकम बाय द रिंग सिस्टम। कौन सी डिफिकल्टी है जिसको ओवरकम कर सकते हैं हम रिंग सिस्टम से? तो वोल्टेज अफेक्टेड मच फार एट अवे लोड फ्रॉम द सबस्टेशन। So question number 68, which of the following loop construct the of the same language the body of the loop is executed at least once? So answer is do while construct.
So next question, which of the following property of algorithm state that the algorithm must terminate after a certain number of steps? So answer is finiteness. तो इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है फिर से उसको रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस काफी आए थे. क्वेश्चन नंबर 70, लाइन विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कस्टमर लोड पॉइंट इज नोन एज अ सर्विस मेन लाइन. सो डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम कस्टमर को कनेक्ट जो होती है लाइन, जो वायर्स कनेक्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस मेन लाइन. सो ये रहे हमारे इलेक्ट्रिकल के 70 क्वेश्चंस. बाकी के रेस्ट क्वेश्चन जो 30 थे वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के थे, रीजनिंग के सॉरी. तो मैंने इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस कवर अप करा दिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कराऊं तो कमेंट करना नीचे. और अगर आपको ये पूरा वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना. और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और पेपर भी सॉल्व करूं तो उसका मेरे को कमेंट सेक्शन में फिर से बताना. ठीक है, तो लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक यू.